रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का आएगा। 5 मार्क का भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, 4 मार्क का आना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स एक बिजनेस का इन्वेस्टर के प्रति क्या जवाबदारी है। अब पहले तो समझो इन्वेस्टर होता कौन है। अभी इन्वेस्टर एक ऐसा इंसान है, शार्क टैंक पता है ना, शार्क टैंक देखा है शार्क टैंक। ये लोग पैसा लगाते हैं, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का आइडिया है बट पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो इन्वेस्टर तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाता है। तो उस बिजनेस का इस इन्वेस्टर के प्रति क्या जवाबदारी है जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। पहला, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स। अभी जहां तक कंपनी की बात है, यदि मीटिंग्स, कंपनी के मीटिंग्स कायदे के हिसाब से होते हैं। मीटिंग्स कितने दिन पहले बुलाना पड़ता है? 21 डेज। कायदे फॉलो करो। कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसका मीटिंग कितने दिन पहले होना चाहिए? 7 डेज। सो जो भी कायदे हैं मीटिंग के, वो फॉलो होना चाहिए और प्रॉपर नोटिस उनको भेजना चाहिए। मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है, जिसको एजेंडा बोलते हैं, वो प्रॉपरली भेजना जरूरी है। तो यदि कोई बिजनेस फेल होता है, इन्वेस्टर ने तो पैसा लगाया है, लगभग वो मैनेज नहीं करता है, तो धंधे का फेलियर हुआ तो इन्वेस्टर का पैसा डूबता है। तो मीटिंग ही नहीं, पैसा भी संभालना चाहिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ, तुमने शार्क टैंक देखा था? उसमें क्या था कि मैं 1 करोड़ लगाऊंगा फॉर 10% शेयर, बराबर है, था ना वो? बेसिकली वो क्या था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी प्रॉफिट होगा, इसका मतलब वो 10% मिलेगा। उसमें एक डायलॉग था ना, दोगलापन, सुना होगा, कॉमेडी। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है, उसको फेयर रिटर्न दो। यदि तुम रिटर्न ही नहीं दे रहे हो, तो अगली बार तो वो लगाना नहीं है या एक्सपांशन के लिए पैसा देगा नहीं। उनको फेयर रिटर्न, फेयर रिटर्न नॉर्मली 15 से 20% तो वो एक्सपेक्ट करेगा ही। बैंक खुद एफडी 5% देता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड तुमको 7% देता है, म्यूचुअल फंड तुमको 10 से 12% देगा, शेयर बाजार उतना ही 15 से 20 देगा। तो वो जब पैसा लगाएगा तो 15-20 या ज्यादा टक्का रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, उतना तो तुमको रिटर्न देना ही पड़ेगा। नहीं दिया तो वो अपना पैसा वापस मांगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। नाउ इन्वेस्टर सबसे पहले नाराज भी होगा कि तुम मेरे को रिटर्न्स दे नहीं रहे हो। सबसे बड़ा नाराजगी, नाराजगी एक तो रिटर्न्स के लिए होगा, और एक ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट के लिए होगा, या एक और कारण के लिए हो रहा है कि उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा है इन सर्टेन थिंकिंग प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो उसके जो भी क्वेरीज है, वो उसको ठीक से तुमको आंसर करना पड़ेगा। नहीं किया तो वो क्या बोलेगा? मेरा पैसा मुझे वापस दो। चौथा, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? अब मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोजिटली एक बुक पब्लिशर है, ठीक है, एक बुक पब्लिशर है। वो ऑथर को बोलता है, पर बुक आई विल गिव यू 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज। छोटे मोटे ऑथर है ना, वो क्या बोलेंगे? छोटे मोटे पब्लिशर, वो लोग क्या बोलेंगे? भाई हमने 1000 बुक बेची, 1000 × 10, ये तेरा 10,000 ले। ठीक है। लेकिन बड़े पब्लिशर ट्रांसपेरेंसी मतलब कैसे, क्लैरिटी बताते हैं। वो लोग बोलते हैं कि देख, हमने बेची 4,500 बुक्स, जिसमें से 500 फ्री में बांटा कॉलेजेस को। फ्री में बांटे हुए बुक्स में रॉयल्टी मिलता नहीं है। ठीक है। हमने बेची 4,000। तो ये लोग क्लियर बताते हैं, बाइफरकेशन करते हैं, कौन से फुकट में बांटे, कौन से डिस्काउंट में बेचे, पूरा क्लियर बताते हैं। तो ये लोग ऑथर के साथ चालबाजी नहीं करते। छोटे मोटे पब्लिशर्स ऑथर को गलत नंबर्स देते हैं। बेचा होगा 3,000,
ऑथर को थोड़ी पता कितना बेचा है, समझ में आ रहा है? वो तो कई सारे बुक शॉप्स में बेचते हैं। ऑथर ने बुक लिखी है, वो नासिक में, पूरे पुणे में कम से कम 500 1000 दुकानें होंगे, वो हर दुकान में थोड़ी जाएगा और हर दुकान वाला थोड़ी बताएगा। तो उसी प्रकार से जब तुमने पैसा लिया है, उसको क्लियर बताओ उसका पैसा कहाँ इस्तेमाल किया है, उससे बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी रखो, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाओ मत। नेक्स्ट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है? मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट फुल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर चाहेगा प्रॉफिट के फिगर सही हो, सेल्स के फिगर सही हो। मैं तुमको एक कंपनी का नाम बताता हूँ। एक कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर्स, बहुत सक्सेसफुल कंपनी मानी जाती थी। उन्होंने अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में बताया था कि उनके पास कुछ 5,000 करोड़ कैश इन हैंड है। लोग खुश हो गए। शेयर बाजार उस समय, उनका इक्विटी शेयर का दाम था 450 रुपया, ठीक है। लेकिन एक महीने वो लोग पगार नहीं दे पाए। पता चला कि उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नकली बना दिया था, उनके पास सिर्फ 60 करोड़ थे। और जब पगार नहीं दे पाए तो हल्ला हो गया। ये सत्यम का शेयर 450 से गिर के 18 रुपए में आ गया। मतलब सोचो, तुम्हारा सोना 4.5 लाख रुपए का था, अभी हो गया 18,000। घाटा हो गया ना। लास्ट में कंपनी बिक गई और वो कम महिंद्रा ने खरीद लिया। और महिंद्रा ने शायद दिया था 58 रुपीज पर शेयर। इतनी अच्छी कंपनी 450 500, 10 गुना कम कीमत में बिकी ना। 500 रुपया पर शेयर मिलना था, कितना मिला? 58 रुपीज। मतलब यदि तुम्हारा, ऐसा सोचो, 1 लाख का मोबाइल है, 10,000 में बेच, 10% में ही मिला ना। कितने शेयर होल्डर्स का करोड़ों का, लाखों करोड़ों का घाटा हुआ सत्यम के फ्रॉड की वजह से। प्रॉपर डिस्क्लोज करो, सही समय पे सही इंफॉर्मेशन दो, कुछ छुपाओ मत। तो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो गया था सत्यम में। मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। सेम 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 तो नहीं, बट सिमिलर टाइप का इल्जाम लगा जेट एयरवेज पे, किंगफिशर एयरलाइंस पे। आज जब लॉन्च हुआ था, जेट एयरवेज इंडिया का सबसे बेस्ट कैरियर माना जाता था। भाई, जब किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुआ था, किंगफिशर एयरलाइंस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, पता है तुम्हारे सामने वीडियो स्क्रीन, इंडिया में कोई भी प्लेन में ऐसा नहीं था। ये किसने लॉन्च किया था? किंगफिशर एयरलाइंस। इंडिया के नंबर 1 और 2 थे जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस। आज दोनों बंद है। शायद जेट एयरवेज वापस शुरू होगा, किंगफिशर तो वापस शुरू होना ही नहीं है। किंगफिशर एयरलाइंस का शेयर का दाम 900 रुपया था, बाद में हो गया 1 रुपया। 9 लाख बिके में 1,000 रुपया, सोचो क्या हालत हुआ रहेगा। इन्होंने अपना सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब इनका लायबिलिटीज ज्यादा हो गया, एसेट्स कम हो, तो ये लोग बंद हो गए। दोनों पे इल्जाम लगा, तुमने जो कर्जा लिया था तुमने एरोप्लेन्स के लिए यूज ही नहीं किया, तुमने कहीं और डाइवर्ट कर दिया। उनका सॉल्वेंट डूबे भी, प्रेस्टीज भी खराब हो गया। आज किंगफिशर एयरलाइंस वापस शुरू होने की स्थिति में ही नहीं है। जेट एयरवेज होगा, लेकिन उसको बहुत समय लगेगा। नोकिया, नोकिया नंबर 1 था। आज नोकिया कितने भी हैंडसेट बेच ले, एप्पल और सैमसंग को टक्कर देना बहुत मुश्किल है उनको। अच्छा, वो लोग सोचते हैं सस्ते में बेचेंगे तो वन प्लस आ जाता है, और सस्ते में बेचेंगे तो शॉमी को टक्कर कहाँ से बेचेंगे? भाई 62 लाख हैंडसेट्स बेचे उन लोगों ने दिवाली के आसपास, 62 लैक्स। दिवाली सेल में सैमसंग ने 12 लाख हैंडसेट बेचे। नोकिया क्या कर पाएगा अभी? अच्छा, आज एप्पल की वैल्यू कितनी है? 2 लाख करोड़। आज नोकिया उसी स्थिति में होना चाहिए था। कितने में बिका नोकिया? 800 करोड़। किसने खरीदा नोकिया को? माइक्रोसॉफ्ट ने। आज माइक्रोसॉफ्ट मालिक हो गया नोकिया का। पूरा उन्होंने अपना सॉल्वेंसी और प्रेस्टीज बर्बाद हो गया। सोचो ना, इन्वेस्टर का पूरा पैसा बर्बाद। तो ये था तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स।